की ओर से, कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ये बड़ा खुशी का पल है कि आज हम पहली बार देश की आज़ादी के बाद इस गांव में बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें काबिल बनाया, जिस महापुरुष ने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने बच्चों का जन्मदिन इतने बड़े धूमधाम से मना सकें, उसको हम इतने वर्षों से याद ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही अनूठी पहल की है इन युवाओं ने, विशेष रूप से जिनके नाम लिए मैं तो सोचता हूँ कि ये इतने ही नहीं है, ये ज़्यादा, केवल रामवीर या युवराज या राकेश या संजय यही नहीं है। इन सब का सामूहिक प्रयास है ये एक नई पहल किया। तो मैं इन सभी युवाओं को मेरी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले वर्षों में यहाँ का कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक कोई प्रारूप तैयार कर सके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये गांव पहुंचेगा बाबा साहब के जन्मदिन के माध्यम से, इन युवाओं के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा, ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो हम जिनको भूल चुके थे, केवल ये एक महापुरुष नहीं थे, ये एक दिव्य आत्मा थी। बाबा साहब कोई पुरुष नहीं थे, ये एक दिव्य आत्मा थी जो हमेशा बंद कमरे में सोचती रहती थी। बाबा साहब रात के 12 बजे 1 बजे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जागते रहते थे। ये केवल भारत रत्न नहीं थे, ये विश्व रत्न, एकमात्र नाम यदि कोई है विश्व रत्न के लिए प्रस्तावित, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। भारत रत्न बहुत सारे मिल चुके हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लोगों को देती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अन्य देशों से भी यदि प्रस्ताव मंगाए जाए, अमेरिका से, इंग्लैंड से या किसी भी विकसित देश से, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति चुनो जिसको हम विश्व रत्न देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले बाबा साहब का नाम है। क्योंकि जितना लोग भारत में बाबा साहब को जानते हैं, उससे कई गुना लोग विदेशों में जानते हैं, बाबा साहब के महत्व को जानते हैं। इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत वर्षों तक, 200 सालों तक राज किया, लेकिन वो बाबा साहब की कलम से डर गए। बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी, क्योंकि ये इंग्लैंड में पढ़े लिखे, वहाँ की हर संस्कृति से, हर उनके व्यवहार से वाकिफ थे। बाबा साहब ने उनको इतना डराया अंग्रेजों को कि अब देश छोड़ना पड़ेगा। यानी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो किसी तलवार से नहीं लड़ी, कलम से लड़ाई लड़ी, यानी शिक्षा के माध्यम से। और कल्पना करके देखो कि वो जमाना कौन सा था जहां जातीय भेदभाव, वर्ग, वर्ण व्यवस्थाएं अलग अलग चलती थी, और उनके बीच में से इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, राजा महाराजाओं को प्रभावित करना, तो ये कोई दिव्य शक्ति से कम थोड़ी है। आज हम कई बार बात करते हैं समाज में जिनके बच्चे काफ़ी शिक्षा में अव्वल है, पर वो इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि साहब हम अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब उनमें निराशा के भाव बहुत ज़्यादा गहरे हो गए। तो इतनी निराशा लाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब तो बहुत विकट परिस्थितियों में रहे थे, अगर वो निराश हो जाते तो इस देश का भला नहीं होता। केवल समाज का ही नहीं है, अब धीरे धीरे अन्य लोगों को भी समझ में आने लग गया कि ये देश किसकी कलम से चल रहा, बाबा साहब की कलम से। यानी संविधान का निर्माण, संविधान में जो सोच है, केवल लिखना अलग बात है, लेकिन सोच संविधान के पीछे बाबा साहब की थी। अलग अलग देशों में जाके भ्रमण किया, वहाँ की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई। बाकी जो लोग थे वो लड़ाकू थे, ये बात सही है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उनके योगदान को हम कम करके नहीं आंक सकते।
लेकिन शासन प्रशासन की जो जानकारियां थी वो बाबा साहब से ज्यादा किसी को नहीं थी। हर क्षेत्र में ये आगे थे। ऐसा नहीं था कि वो गांधी जी की तरह कोई 21 दिन का उपवास पे बैठ के या कहीं कहीं रेल उखाड़ दी, कोई पटरियां उखाड़ दी, ऐसा काम उनका नहीं था। उनकी कलम की जो ताकत थी वो सारा लिखित काम वो ही करते थे। यानी जो संविधान सभा की सबसे बड़ी अहम कमेटी थी जिसको हम प्रारूप समिति बोलते हैं, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष होना, और ये स्वीकार्यता उस जमाने में, आज स्वीकार्यता नहीं होती है। मैं महसूस करता हूँ मेरे कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जाति के आधार पर कई बार इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है कि आपका कभी नंबर आए तो आप चुनाव लड़ना, यानी वहां योग्यता का आधार नहीं है। तो बाबा साहब के उस समय तो कोई आरक्षण की व्यवस्था थोड़ी थी कि कमेटी में उनको जगह दी जाए। बाबा साहब को कमेटी में जगह, और कमेटी में भी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना किसकी बदौलत था? शिक्षा की बदौलत। लेकिन आज हम कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो कई बार स्वीकार्यता इसलिए नहीं होती कि हम बैकवर्ड क्लास से, यानी योग्यता वहां दब जाती है। लेकिन बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इन बातों में जो है निराशा या कोई कुंठा उत्पन्न नहीं करनी है। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी योग्यता की कदर करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म ले। हाँ, उस समय जरूर था। बाबा साहब ने किस तरह से वो स्थान बनाया होगा आप कल्पना करके देखो, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग थे वहाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे धुरंधर धनी धनाढ्य व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे पूरे राष्ट्र में सर्वमान्य लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग वहाँ बैठे थे। तो उनको जिम्मा न दे करके बाबा साहब को जिम्मा क्यों दिया गया? इसका मतलब वो इतने विद्वान थे, उन्होंने विदेशों से सभी संविधानों की जानकारी प्राप्त कर रखी थी, सारे धरातल को वो जानते थे, गरीब से अमीर तक की हर एक्टिविटी को जानते थे, वो कलमबद्ध कर सकते हैं, इसलिए उनको वो जगह मिली। यानी बाबा साहब को जो जगह मिली वो किसी सिफारिश से नहीं मिली, उनकी योग्यता से मिली। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें तीज त्योहारों से ज्यादा, जैसे होली दिवाली के दिन हम बड़े धूमधाम से पहले से तैयारी करते हैं, घर में रंग रोगन करना, कोई सरकारी कर्मचारी है वो भी घर पे आने की कोशिश करता है कि भाई दिवाली पर घर जाऊंगा, होली पर घर जाऊंगा। तो 14 अप्रैल को आप दिवाली होली से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के मनाओ। और मैं तो सबसे अपील करता हूं कि आज शाम को 5 दीवे अपने घर पे अवश्य जलाएं। 5 दीपक सबको अपने घर पे जलाने हैं, और उसके सामने अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बाबा साहब कौन थे। आज किसी की परिस्थिति बाबा साहब जैसी नहीं है। गरीब से गरीब जो है, अपने आप को जो कोई गरीब मानता हो, उससे भी बदतर स्थिति में बाबा साहब थे। तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा साहब के बाद कोई दूसरा हुआ ही नहीं। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके विचारों को धारण करना चाहिए। जैसे बाबा साहब के 3 मंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष